10 ओवर में ही मैच की कहानी खत्म कर विश्व क्रिकेट में तहलका मचाया। जसप्रीत बुमराह ने अपनी यॉर्कर से कीवी बल्लेबाजों की डंडे उखाड़ दिए, तो दूसरी तरफ जूनियर युवराज सिंह माने जाने अभिषेक शर्मा ने वो पारी खेली जिसने इतिहास ही रच दिया। संजू सैमसन पहली गेंद पर आउट हुए, लेकिन फिर ईशान किशन का बदला और अभिषेक सूर्या की शतकी साझेदारी ने न्यूजीलैंड को कैसे रोने पर मजबूर कर दिया। अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 153 के 9 विकेट पर ही रोक दिया। अब भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य था। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, और उधर पहली गेंद पर मैट हेनरी की एक शानदार डिलीवरी पर संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट लगा कि मैच फंस गया। लेकिन दोस्तों, क्रीज पर आए ईशान किशन ने जो किया उसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईशान ने मैट हेनरी को अगली 2 गेंदों पे आड़े हाथों लिया और आते ही 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का उड़ाकर ईशान किशन ने बता दिया कि हम डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से है। ईशान ने 13 गेंदों में 28 रनों की छोटी लेकिन दमदार पारी खेली और मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया। ईशान के आउट होने के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 53 रन, लेकिन फिर शुरू हुआ अभिषेक और सूर्या का शो। अभिषेक शर्मा ने आज बैटिंग नहीं की, वीडियो गेम खेला है। 20 गेंदे, सिर्फ 20 गेंदे खेली अभिषेक ने और ठोक दिए नाबाद 68 रन, वो भी 340 के भयंकर स्ट्राइक रेट से, जिसमें 7 चौके और 5 आसमानी छक्के शुमार थे। अभिषेक शर्मा आज जिस रफ्तार से खेल रहे थे, अगर उन्हें 5-10 गेंदे और मिल जाती तो शायद T20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी आज ही बन जाती, लेकिन लक्ष्य ही इतना छोटा पड़ गया। दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखाई। सूर्या ने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए। इन दोनों के बीच इतिहास की सबसे तेज शतकी साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। टोनी हो, सेंटनर हो या डफी, सबकी धुलाई जमकर हुई। भारत ने 154 रनों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर में ही हासिल कर लिया। जी हाँ, 10 ओवर में 8 विकेट से जीतकर टीम इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। आपको आज सबसे ज्यादा मजा किस पल में आया, बुमराह की यॉर्कर देखकर या अभिषेक के छक्के देखकर? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि अभिषेक शर्मा फ्यूचर सुपरस्टार है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। ऑफ मटेरियल्स अंडर टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर टेंशन या कंप्रेशन लगाएंगे, उस समय, उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल का स्टिफनेस कैलकुलेट करने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो है हमारा यंग मॉडुलस। ठीक है, जितना हायर यंग मॉडुलस की वैल्यू आएगी, उतना ही रिजिड आपका सबस्टेंस होगा, आपकी मटेरियल होगी। गॉट इट? मतलब जितनी हाई क्वांटिटी, जितना हाई वैल्यू आएगा यंग मॉडुलस का, उतनी ही हाई रिजिडिटी होगी आपके सब्सटेंस की। मीन्स वो हाईली सॉलिड फॉर्म में होगा, रिजिड होगा। रिजिड मतलब सॉलिड। ओके, उसकी सॉलिडिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। अब बच्चों, इसको बात आता है कि यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? मैम, यंग मॉडुलस की यूनिट होती है पास्कल। हाउ कुड यू आइडेंटिफाई बेटा? देखो, एल क्या होता है बेटा? लेंथ है। डिवीजन में क्या है बच्चों? चेंज इन लेंथ है। उसकी भी यूनिट क्या होगी? जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। देन फोर्स अपॉन एरिया, जो कि आपका स्ट्रेस का क्या था? यूनिट था पास्कल। सो यंग मॉडुलस का यूनिट क्या हो गया बच्चों? पास्कल हो गया। अब हमें पढ़ना है बच्चों शियर मॉडुलस के बारे में। शियर मॉडुलस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? यहाँ पर हम शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करता है, उसी तरीके से आपको छोटा सा काम करना है। शियर स्ट्रेस को लेकर शियरिंग स्ट्रेन से उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको मिलेगी वैल्यू F/A डिवाइड बाय थीटा। मींस यू गॉट एज F/A इनटू थीटा। थीटा बाई 1 ऊपर चला जाएगा, थीटा नीचे रहेगा, तो F/A थीटा आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बच्चों, ये क्या करता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यंग मॉडुलस स्टिफनेस को मेजर करता है, लेकिन मैम शियर मॉडुलस क्या करता है? किस चीज को कैलकुलेट करता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें 2 चीजें और आती हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको बताना इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ओके, आपको मैं दिखाती हूँ।
Let me take a different color. Okay, so here, let me paint this. One is shear deformation and another one is comparison of materials. These two, which are identified in this, let's see together. What is shear deformation? अब shear deformation क्या है मैम? अभी तक हम लोगों ने shear modulus के बारे में पढ़ा, shear stress के बारे में पढ़ा और shear strain के बारे में पढ़ा, ठीक है? अब ये क्या है, जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी लेयर्स होती हैं मटेरियल्स की, वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे अब मान लीजिए कोई लेयर है हमारे पास, मान लीजिए मेरा एक हाथ का लेयर है, दूसरे हाथ का लेयर, लेयरिंग है, एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। जब यहाँ पर नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे कहीं से भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, अगर हम ऊपर फोर्स करेंगे तो नीचे वाला भी अपने आप मोशन में आ सकता है, थोड़ा बहुत उसकी पोजीशन में चेंजेस आ सकते हैं। तो shear डिफॉर्मेशन क्या है कि जब हमारे मटेरियल्स लेयरिंग में होते हैं तो उसके अपर लेयर पे अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी इनर लेयर में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, वो भी रिलेटिवली मूव करेगा, मतलब जिसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला लेयर मूव कर रहा है उसी के हिसाब से नीचे वाली लेयर भी मूव करेगी मैम, ठीक है। ये क्या था बच्चों, shear डिफॉर्मेशन के बारे में था। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ मटेरियल्स। इस बेसिस पे, shear मॉडुलस के बेसिस पे हम मटेरियल्स का कंपैरिजन भी करते हैं। कैसे? जिसका हायर shear मॉडुलस होगा, ठीक है, जिस मटेरियल्स की shear मॉडुलस की वैल्यू हाई होगी, ठीक है, वो रेजिस्ट करेगा, अपने आप को बचाएगा कि वो डिफॉर्म ना करे किसी भी टेंजेंशियल फोर्स के अंडर। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, हमने एक अडॉप्टर ले रखा है, अब हम इस पे लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? नो। क्या कर रहा है ये? हाईली रेजिस्टिव है, ठीक है, जो क्या कह रहा है कि हम अपने लेयर्स को क्या कहते हैं, डिफॉर्म नहीं करने देंगे, सॉरी, डिफॉर्म नहीं करने देंगे किसी भी टेंजेंशियल फोर्स के अंदर। अब बच्चों, इस पे मैंने भी टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, अब कोई कहे कि मैम मैं इसको हैमर लेके कूट दूं, कूटने के बाद तो चेंजेस आ जाएंगे ना चोट, लेकिन वो क्या है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, ठीक है, वो क्या है आपका, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने दोनों चीजों के बारे में देख लिया, ठीक, आइए, अब हमको पता था मैम कि हम शेयर मॉडुलस को जी से डिनोट करते हैं। हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स का जो शेयर मॉडुलस आता है वो y/3 आता है। y क्या था बच्चों, यंग मॉडुलस था, मतलब यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस का रिलेशन है क्या, g इज इक्वल टू y/3। ये बेटा फिक्स नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स का आता है, बट some materials have different values of it. Okay, so let's go towards bulk modulus। अब हम bulk modulus के बारे में पढ़ते हैं कि bulk modulus क्या है। Bulk modulus is the ratio of hydraulic stress to the volumetric strain। मतलब स्ट्रेस हम कौन सा ले रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलिक स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेन कौन सा ले रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले रहे हैं। हम डिनोट कैसे करते हैं बल्क मॉडुलस को, बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, माइनस पे डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। चलो, अब ये क्या करता है मैम, ये किस चीज को मेजर करता है, ये मेजर करता है व्हाट, अब ये क्या मेजर करता है, मटेरियल की रेजिस्टेंस को। कहां पर, यूनिफॉर्म कंप्रेशंस के अंदर। जब हम किसी भी सॉलिड पर यूनिफॉर्मली कंप्रेशन अप्लाई करते हैं उस टाइम पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रू द बल्क मॉडुलस। ओके, सॉलिड जो है बच्चों, जैसे हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाकी टू और होते हैं हमारे पास, दो और होते हैं जिन पर रिसर्च चल रही है।
ओके, चलिए हम थ्री की बात करते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड क्या होता है बेटा? उसके पास हाई बल्क मॉडुलस होता है। अब मैम, हाई बल्क मॉडुलस क्यों होता है इसके पास? देखो, सॉलिड क्या है? रिजिड। उसके सारे पार्टिकल्स क्या है? फिक्स्ड पोजीशन पे है, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है एंड फिक्स्ड स्पेस को लेता है। ठीक है, इसका मतलब मैम कि अगर हम उस पर किसी भी तरह से कंप्रेशन लगा रहे हैं तो वो हम पर एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई करता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें बच्चों, तो लिक्विड के पास ना फिक्स शेप है ना साइज है। ओके, और ये वॉल्यूम इज फिक्स। इसका मतलब बच्चों, जब हम लिक्विड पे कोई भी कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो उसके पास जितनी भी एरिया अवेलेबल होती है उतने में वो क्या करता है? उसको कवर अप कर लेता है, उतने में एक्सपैंड कर जाता है। इसलिए बल्क मॉडुलस क्या है लिक्विड का? लो रहेगा। किससे? सॉलिड से। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस। हम गैस के बारे में बात करते हैं। गैसेस स्टेट में क्या होती है हमारी बल्क मॉडुलस? गैसेस स्टेट में क्या बच्चों गैस का कोई शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है? नो मैम। तो कंप्रेशन किसके अकॉर्डिंग करोगे? उसको आपको हमें पैक करना पड़ेगा, किसी कंटेनर में फिल करना पड़ेगा, देन उस कंटेनर में आप फोर्स लगाओगे ना, कंप्रेस करोगे उसको। लेकिन बच्चों, जब आप कंप्रेस करोगे तो उसके लिए क्या होगा आपके पास? बहुत ही कम। क्या होगा? बल्क मॉडुलस। क्यों बच्चों? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम भी कम रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए हमारा गैस का क्या होता है? बहुत ही लीस्ट होता है, बहुत ही कम होता है बल्क मॉडुलस। चलिए, अब बल्क मॉडुलस की ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? पास्कल। ओके, as we say above, all have the same units which is pascal. तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों? रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Compressibility is equal to 1 by P. Okay, so that's all about today. And next day we are going to study stress strain curve. Okay,